हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6.2 का थ्योरी पढ़ेंगे। 6.2 में हम लोग को पढ़ना है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले ये जो लिखे हैं इसे थोड़ा देर बाद हम लोग समझते हैं। पहले एक ग्राफ के जरिए से वर्धमान और ह्रासमान फलन समझें। जैसे आप एक ग्राफ ले लो, जैसे एक फंक्शन लो y इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए। इसका ग्राफ खींचा जाए तो एफ एक्स का मतलब y समझेंगे। तो इसको ग्राफ खींचने के लिए आप लोग टेम्पोररी थोड़ा सा आप लोग ग्राफ इसका पहले खींच चुके होंगे। तो इसको ले लीजिए x और यहाँ ले लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए यहाँ पर यहाँ लीजिए -2, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 4, -1 तो 1, 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 4, 3 तो 9। इधर ले लें -3 तो 9। इसे गौर से देखिए, एक आप लोग को ऐसा चीज बतला रहे हैं जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग को बतला रहे हैं। मान लीजिए यहाँ x लीजिए, x का वैल्यू ले लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ -3 रखा जाए तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा। -2 रखिए, -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसको ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो सिंपल सी बात आप लोग देखें, ये हो गया x x डैश, y y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। इधर 1 2 3 4 5 रहेगा, इधर -1 -2 -3 रहेगा। तो पहले x के जगह पर -3, तो -3 जैसे ले लीजिए, -1 -2 -3, इधर हो गया 1 2 3 4 5 मिलेगा। तो -3 के लिए 9, तो -3 के लिए 9 इधर कहीं मिलेगा, एक पॉइंट मिला। -2 के लिए 4 मिलेगा, -1 के लिए 1 मिलेगा, 0 के लिए 0। बिल्कुल वैसे ही -1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9। तो इसका ग्राफ बाबू ऐसे चलता है। ये ग्राफ जो इस तरीके से चला उसको पर ध्यान दीजिए। इसमें ये ग्राफ इस तरीके से आया तो इसमें बाएं से दाएं की ओर बढ़िए इधर, तो बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ग्राफ का हाइट गिरते जा रहा है, यहाँ इतना ऊंचा है तो यहाँ पर इतना हुआ, ये गिरते 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 यहाँ पर 0 हो रहा है। तो वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ग्राफ गिर रहा है, मीन्स ये यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। वाई अक्ष के बाएं तरफ ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इधर देखिए, इधर बाएं से दाएं चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ का हाइट बढ़ते जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। तो ये कहलाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो आपको ग्राफ के जरिए देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर इसके वाई अक्ष के पहले आप लोग अच्छे से समझें, इस वाई अक्ष के लेफ्ट साइड पर डिस्कस करें। तो इसमें देखिए, इधर से जब इधर बढ़ते हैं तो इसमें ग्राफ जैसे देखिए, अभी हाइट यहाँ है तो इधर आए तो इतना, जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हैं ग्राफ का हाइट गिरते जा रहा है। यानी कहेंगे कि वाई अक्ष के बाएं तरफ ये जो ग्राफ है बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके दाएं तरफ देखिए, जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जा रहे हैं y का मान बढ़ते जा रहा है। इधर हाइट है जो ग्राफ का बढ़ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर इतना हाइट है तो यहाँ पर इतना है और बढ़ते जा रहा है। तो जैसे ही वो बढ़ते जा रहा है ये ग्राफ ऊपर की ओर, तो यानी कि इसको कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप लोगों ने देखा कि वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग फंक्शन है और राइट साइड में इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान फलन है, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान फलन है। अब देखिए, अब एक एक करके विचार कीजिए जो हम आप लोग के सामने लिखाए हैं। इस डिफिनेशन को एकदम ध्यान से रखें, ध्यान में रखें और इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है? माना कि फलन एफ के प्रांत में आई एक खुला अंतराल है, आई एक ओपन इंटरवल है, तो फलन वर्धमान फलन क्या कहलाएगा? जो देखो, अंतराल आई पर एफ वर्धमान फलन कहलाएगा। ध्यान से सुनो, अंतराल आई पर एफ क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन कहलाएगा यदि सभी x1 x2 बिलोंग्स टू आई। मतलब आई अगर कोई इंटरवल है, मान लीजिए 7 13, तो इसके बीच में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, 7.1 7.2 9 12.99 तक होगा। तो कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, मान लो एक 8 ले लो, एगो 10 ले लो। तो x1 के काम क्या कर रहा है? 8 और x2 के काम कर रहा है 10। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें से कोई भी वैल्यू दो गो है, x1 और x2, जो कैसा है? x2 बड़ा है x1 से। जैसे ये x2 के काम करेगा, ये x1 के काम करेगा। x2 है जो x1 से बड़ा है और उसमें वैल्यू निकालो फंक्शन में, तो f(x2) f(x1) से बड़ा हो या बराबर हो। मतलब f(x2) का मान f(x1) से बड़ा आ जाए या बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि ये वर्धमान फलन है। वो क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन कहलाएगा। अब निरंतर वर्धमान, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान जिसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। देखो, अंतराल आई पर फलन एफ निरंतर वर्धमान कहलाता है यदि सभी x1 x2 बिलोंग्स टू आई के लिए x2 x1 से क्या है? बड़ा है। और आ जाए f(x2) f(x1) से बड़ा, यहां क्या आया था? बराबर, और बड़ा और बराबर आया था, यहां सिर्फ बड़ा आ जाए तो कहेंगे कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। ह्रासमान फलन में देखो, अंतराल आई पर फलन एफ ह्रासमान फलन कहलाता है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x1 x2 बिलोंग्स टू आई के लिए x2 x1 से बड़ा है। तो ऐसा आ जाना चाहिए f(x2) f(x1) से छोटा और बराबर हो तो ह्रासमान फलन कहलाता है, और यहां सिर्फ छोटा हो जाए तो निरंतर ह्रासमान कहलाता है। अब देखो, इसे याद करने में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है। वर्धमान फलन कहलाता है, यहां से यहां तक तो सेम लिखा हुआ है। वर्धमान में क्या होता है? यहां x2 x1 से बड़ा है तो f(x2) f(x1) से बड़ा बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनो तो याद तुरंत सामने आपको हो जाएगा। f(x2) f(x1) से बड़ा बराबर है, x2 x1 से बड़ा है तो f(x2) f(x1) से बड़ा हो या बराबर हो तो वर्धमान कहलाता है। निरंतर वर्धमान फलन में क्या होता है? f(x2) f(x1) से सिर्फ बड़ा होता है। ह्रासमान फलन में क्या होता है? सब वही है, खाली f(x2) f(x1) से छोटा या बराबर हो। और निरंतर ह्रासमान में क्या होता है? f(x2) f(x1) से छोटा हो, बराबर सिर्फ नहीं हो। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब देखिए, हम लोग एक एक पर ग्राफ ड्रॉ करके देखें कि कौन वर्धमान होता है, कौन निरंतर वर्धमान होता है। सबसे पहले वर्धमान फलन के लिए ग्राफ ड्रॉ करें। जैसे देखिए, कोई फलन f(x) के लिए ग्राफ खींचिए। मान लीजिए ऐसा है, ये x x डैश
वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए, मान लीजिए कि वाई एफ एक्स का, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है ऐसे, और यहाँ ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बाएं से दाएं तरफ बढ़ रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहां पर आए हैं तो यहां से यहां तक आप लोगों ने देखा कि ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, एकदम एक सच के पैरेलल लाइन चल रहा है, फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर बाएं से दाएं तरफ एक जाने पर एक्स का मान, ये जो एफ एक्स, ये जो ग्राफ है ये बढ़ रहा है, यहां से यहां तक में बढ़ नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे कि वर्धमान फलन है। इसमें देखिए, बाएं से दाएं जाने पर हमेशा ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो ये निरंतर वर्धमान है, मतलब ये वर्धमान हुआ, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान को वर्धमान बोल सकते हैं। एक बात याद रखो, निरंतर वर्धमान को हम लोग वर्धमान बोल सकते हैं, लेकिन वर्धमान को निरंतर वर्धमान नहीं बोल सकते हैं। एकदम इस बात को याद रखना, निरंतर वर्धमान को हम लोग वर्धमान बोल सकते हैं, लेकिन वर्धमान को निरंतर वर्धमान नहीं बोल सकते हैं, यह ध्यान में रहे। अब देखिए, ह्रासमान फलन पर आ जाएं। अब देखिए, इसमें बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ग्राफ गिर रहा है, यहां पर गिर नहीं रहा, लेकिन फिर ऊपर बढ़ भी नहीं रहा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर गिरना शुरू हो गया, तो ये ह्रासमान फलन कहलाएगा। निरंतर ह्रासमान देखिए, ये लगातार ग्राफ गिरते ही जा रहा है, तो ये निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ भी y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो ये ह्रासमान फलन है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमेशा ये गिर रहा है, लेकिन यहां से यहां तक गिरा नहीं है तो बढ़ भी नहीं रहा, फिर यहां गिर गया, तो ये क्या कहलाएगा? ह्रासमान फलन कहलाएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये क्रम से लगातार गिरता ही जा रहा है ग्राफ का हाइट, ये बाएं से दाएं चलने पर, तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब रहा बात स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान फलन को वर्धमान बोल सकते, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब निरंतर ह्रासमान फलन, तो ये निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान को ह्रासमान बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। इधर ये जो है ह्रासमान फलन है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, निरंतर ह्रासमान नहीं बोल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब रहा बात, हम लोग को जो प्रॉब्लम पढ़ना है उसमें कहीं ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को ये बात याद रहना चाहिए। ये जो आप लोग को वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान ह्रासमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन का डिफिनेशन बतलाए हैं, आपको याद रहना चाहिए। अब आप लोग को मैं एक थ्योरम बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा।
इसे ध्यान दें। मान लीजिए कि कोई फलन एफ एक्स है जो अंतराल बंद अंतराल ए बी पर क्या है, संतत है, और खुले अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है। तो अंतराल ए बी में एफ निरंतर वर्धमान कहलाएगा यदि x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब x ए और b के बीच में कोई भी मेंबर हो के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो। तो सीधे सीधे याद रखो आप लोग कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो तो अंतराल इतना में एफ निरंतर वर्धमान होता है, इतना में निरंतर ह्रासमान होता है यदि इतना के लिए एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो ये फलन अचर होता है। अब देखिए आप लोग को मैं प्रूफ करके बतलाता हूं, उससे पहले मैं थोड़ा अपने कलम में इंक डाल लूं। अब देखा जाए बाबू, समझा जाए। ये थ्योरम में आप लोग ध्यान दीजिए कि बंद अंतराल में संतत है, खुले अंतराल में अवकलनीय है। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अंतराल ए बी में एफ निरंतर वर्धमान फलन है यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। फिर इतना में निरंतर ह्रासमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। छोटा हो तो निरंतर ह्रासमान, बड़ा हो तो निरंतर वर्धमान, एफ डैश एक्स 0 हो तो अचर होता है। अब इसका प्रूफ देखा जाए। फर्स्ट नंबर का प्रूफ आप लोग देखिए। माना कि x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, ऐसा मान लिए, जहां x2 ग्रेटर देन x1, मतलब x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी जहां x2 ग्रेटर देन x1। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक इंटरवल है 2 9, एक इंटरवल है, तो इसका दो मेंबर लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं 7, जो इसका मेंबर होगा। तो वही हो गया, x1 मान लो कि 4 के काम कर रहा है, x2 है जो 7 के काम कर रहा है। अब जरा सा सोचो, कोई फंक्शन 2 से 9 तक में बंद अंतराल में संतत हो तो 4 से 7 तक में भी बंद अंतराल में क्या होगा, संतत होगा। 2 से 9 तक में कोई संतत है तो 4 से 7 तक में भी क्या होगा, संतत होगा। अगर 2 और 9 के बीच में अवकलनीय है तो 4 और 7 के बीच में भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये समझिए, अगर 2 से 9 तक के बीच में कोई फलन संतत फलन है तो 4 से 7 तक जो इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल बना, उसमें ही क्या होगा, संतत तो फंक्शन जरूर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर 2 और 9 के बीच में ओपन इंटरवल में अवकलनीय है तो 4 और 7 में भी, 4 और 7 के बीच में भी अवकलनीय होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है, चूंकि एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में समतत है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स बंद अंतराल x1 x2 में भी समतत होगा। अब देखिए, चूंकि एफ एक्स खुले अंतराल ए बी
में अवकलनीय है। देखिए खुले अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है, तो मैंने लिख दिया। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स खुले अंतराल x1 x2 में अवकलनीय है। और आप लोग एक चीज जानते हो बाबू, लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, जिसको माध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं, माध्यमान प्रमेय में दो शर्त है, बंद अंतराल में संतत और खुले अंतराल में अवकलनीय। तो ये दो शर्त कंप्लीट करता है, तो हम लोग कहते हैं कि माध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः एफ एक्स अंतराल x1 x2 में माध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। सभी शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम एक सी ऐसा मिलता है जो एफ डे सी बराबर, आप लोग पढ़े हैं, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कम से कम एक सी, जहां सी क्या होगा, x1 से बड़ा होगा और x2 से छोटा होगा, मिलेगा, ताकि एफ डे सी इक्वल टू एफ बी, बी के जगह पर क्या है x2 माइनस f1 एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो x2 माइनस x1 होगा। ये b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, तो एफ डे सी बराबर क्या जानते हैं, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो b के जगह पर x2 लिखा हुआ है, a के जगह पर क्या लिखा हुआ है, x1। अब देखा जाए, इसे इधर कीजिए, तो एफ x2 माइनस एफ x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू एफ डैश सी। इसको इधर कर दिए बाबू, तो एफ x2 माइनस एफ x1 बराबर इतना इंटू एफ डैश सी आ गया। अब इसे ध्यान से देखिएगा, आपके पास x2 बड़ा है x1 से, यहां पर दिया हुआ है कि x2 क्या है, x1 से बड़ा है, और यहां पर क्या है, सभी मान के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तथा एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है। तो x है जो के जगह पर यहां अगर c रखते हैं, तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, x2 x1 से बड़ा है, तो x2 माइनस x1 0 से बड़ा होगा। ध्यान से यहां देखा जाए, x2 बड़ा है किससे, x1 से, तो x2 माइनस x1 बड़ा होगा किससे, 0 से। मतलब x2 माइनस x1 पॉजिटिव हुआ, और एफ डैश सी भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होने का मतलब इतना 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो लिख सकते हैं एफ x2 माइनस एफ x1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ गया, इसको उधर करेंगे तो आ गया हमारे पास एफ x2 बड़ा है एफ x1 से, ऐसा हो गया। तो आप लोग पढ़े हैं कि एफ x2 एफ x1 से बड़ा हो जाए तो निरंतर वर्धमान होता है। तो लिख सकते हैं अतः अंतराल ए बी में एफ निरंतर
वर्धमान फलन है। ऐसा अभी इसके पहले आप लोग को डिफिनेशन बतलाए थे कि निरंतर वर्धमान है। तो ये फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो गया, इसे आप लोग नोट कर लें। अब देखिए हम लोग सेकंड नंबर पर आ जाएं। बंद अंतराल में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। ऐसा करना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल मैं 2 नंबर आप लोग के सामने प्रूफ कर रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू इतना, जहां x2 x1 से बड़ा है। तो एफ एक्स बंद अंतराल में संतत है तो बंद अंतराल इतना में भी संतत होगा। खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है तो ये खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स अंतराल इतना के में माध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा ताकि एफ डैश सी इक्वल टू इतना। यहां तक पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, बिल्कुल सेम है। तो इसको उधर करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब जरा सा देखो, यहां पर ध्यान दोगे, x2 ग्रेटर देन x1 ये तो है। x2 ग्रेटर देन x1 मतलब x2 x1 से बड़ा है, यानी x2 माइनस x1, जो x2 माइनस x1 होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब x2 माइनस x1 पॉजिटिव हुआ। लेकिन यहां पर दिया हुआ है एफ डैश एक्स 0 से छोटा, तो x के जगह पर c रखोगे तो एफ डैश c 0 से छोटा। तो देखो ये पॉजिटिव हुआ x2 माइनस x1 और एफ डैश सी क्या हुआ, निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव करो, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होता है, निगेटिव मतलब 0 से छोटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। इतना है जो 0 से छोटा हो गया, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू एफ एक्स 1 से छोटा। तो आप लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं कि एफ एक्स टू एफ एक्स 1 से छोटा हो जाए तो अंतराल इतना में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन होता है। ये हो गया। अब देखिए इसे नोट कर लिया जाए, सेकंड नंबर प्रूफ हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं थर्ड नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिए। अंतराल इतना में एफ अचर है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश सी क्या है, 0 है। तो बिल्कुल एकदम सेम यहां तक आपको बनाना है जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में पढ़े। अब देखिए थर्ड नंबर में आ जाएं, थर्ड नंबर में बिल्कुल यहां तक हम लोग सेम बनाएंगे। अब देखिए यहां पर x2 तो x1 से बड़ा है और यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तो x के जगह पर c रखेगा तो एफ डैश सी क्या हो गया, 0। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 से बड़ा हो गया मतलब पॉजिटिव, लेकिन एफ डैश सी क्या है, 0। तो ये पॉजिटिव और ये 0, तो 0 इंटू कुछ भी रहे उसका मान 0 हो जाता है। तो इतना इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसको उधर बोलेंगे तो क्या, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप लोग जान लीजिए किसी इंटरवल में कोई इंतराल है जिसका 2 मेंबर x1 और x2 है और आ जाए एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, तो वो फलन अचर फलन होता है। तो लिखेंगे अतः अंतराल इतना में एफ अचर फलन है। इसे आप लोग नोट कर लें बाबू, तो थर्ड प्रूफ हो गया। अब देखिए इस प्रकार आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का टोटल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में आप लोग को इसके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम बतलाएंगे।